मैं स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच के तंज, व्यंग और अपनी बातों को कहने का अंदाज। मुद्दा वंदे भारत ट्रेन अवसर वंदे भारत ट्रेन जयपुर से जो दिल्ली के लिए रवाना हुई उसके फ्लैग ऑफ का। और जब बात आई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वर्चुअल जुड़े, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बड़ी कृपा होगी आपकी अगर राजस्थान के 3 जिला मुख्यालय डूंगरपुर, टोंक और करौली अभी रेल योजनाओं से दूर हैं, अगर इन्हें भी जोड़ पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पूर्ववर्ती सरकारों के वक्त कुछ योजनाएं हम लोगों ने बनाई थी, लेकिन अभी तक ठंडे बस्ते में डाल दी, क्योंकि जनहित में है, जनता के काम आएंगी। अगर आप उन पे कृपा करेंगे तो राजस्थान की जनता आपको बहुत कुछ, यानी कि आपके लिए एक दुआ करेगी, आपको धन्यवाद देगी। उधर जब बारी आई प्रधानमंत्री की तो उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती रेल मंत्रियों को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और कहा कि जो काम आजादी के कुछ साल बाद ही होने चाहिए थे वो आज किए जा रहे हैं, यानी कि सबको कटघरे में खड़ा किया। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने करप्शन के चार्जेस भी लगा डाले। तो यहीं से सियासत गरमाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जवाब दिया और कहा, उन्होंने सबका नाम दिया कि 1991 जब उदारीकरण का दौर था वही सबसे बड़ा कारण रहा कि देश की प्रगति, दुनिया में जो एक नजरिया बदला प्रगति को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, ये उदारीकरण का दौर जब फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उस वक्त की बात है। और आज हम जिस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वो वही विजन और वही नजरिया था। तो चलिए हम इस मुद्दे को चर्चा करेंगे कि अवसर कोई सा भी हो, प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, लेकिन सियासी मंच से भी चूकते नहीं है कि सियासत उसी में आ जाती है जब एक कोई एक्ट करता है तो सामने वाला रिएक्ट करता है। तो हम इन्हीं मुद्दे और जो चर्चाएं हैं, हालांकि बीच में मैं वंदे भारत की तारीफ जरूर करना चाहूंगा। हमारे सहयोगी, हमारी टीम भी उसमें गई और जब जयपुर से वंदे भारत चली तो लोगों को लगा कि हर स्टेशन पर उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राजस्थान की पहली वंदे भारत जो अजमेर से दिल्ली तक का सफर तय करेगी, लेकिन फिलहाल वो जयपुर से दिल्ली गई है और उसके टिकट चार्जेज, उसमें क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, तमाम सुविधाएं, उन सबको भी पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है रेलवे की ओर से। लेकिन राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि से कही जाएगी, ये 15वीं वंदे भारत देश को समर्पित और पहली राजस्थान को। मैं दशरथ आपके पास में आना चाहूंगा। मंच हालांकि एक प्रगति के पथ का था, लेकिन ये सियासत के पथ को मंजूर था और सियासत का पथ बन गया ये सारा कुछ। प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसके बाद में मुख्यमंत्री का रिएक्शन आया। तो क्या लगता आपको कि ये चर्चाओं से बचा जा सकता था, या फिर देखिए जब सामने चुनाव हो और अवसर हो तो कौन इसे छोड़ना चाहेगा? देखिए, निश्चित तौर पे जैसा आपने चुनाव का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने बयान में तमाम बातें कही, उसके बाद जो सीएम गहलोत का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने वो लाइन जोड़ दी। उन्होंने ये कहा कि 2023 और 2024 इलेक्शन है, इन दोनों को देखते ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही। ये राजनीति से प्रेरित है, ये बीजेपी की जो विचारधारा है उससे प्रेरित है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर ऐतराज जताया कि पूर्व रेल मंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हैं, चाहे बीजेपी के, कांग्रेस के या तमाम अन्य दल हैं, उनके समय समय पर रेल मंत्री रहे हैं और देश ने प्रगति रेल ने आज नहीं की है, बहुत पहले से की है। आज ऐसा समय नहीं कि 2014 के बाद ही सब कुछ देश में बदला है, पहले कुछ नहीं था। और इस तरह प्रधानमंत्री का पूर्व रेल मंत्रियों पर टिप्पणी करना, और खास तौर पर सीएम ने इस बात का ज्यादा ऐतराज जताया कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, अगर ये तमाम चीजें नहीं होती तो रेल के मामले में या क्षेत्र में भारत और प्रगति कर सकता था। इस पर सीएम ने ऐतराज जताया और सीएम ने कहा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर विकास से जुड़े आपको काम करने हैं तो आपको विकास की बातें करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम हमारी सरकार में राजस्थान को कुछ सौगातें देते हैं तो हम ये ज्यादा प्रचार नहीं करें कि पिछली सरकार ने ये किया वो किया। हम ये कहें कि ये था लेकिन हम इसको और बेहतर बनाएं। हम ये नहीं कि वसुंधरा राजे ने कुछ नहीं दिया, वसुंधरा राजे के राज में तो ऐसा ही था, राजस्थान आज तक कुछ किया ही नहीं। तो ये सब बातों से बचा जाना चाहिए था। इसी तरह का एक ट्वीट मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे थे, वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री इसमें जुड़े थे। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के बयान के बाद ये सियासत गर्मा गई। जी प्रतीक, क्या लगता आपको कि ये एक अवसर, राजनीतिक दल कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते?
देखिए, एक कहानी मुझे याद आती है जिसमें दादा बड़ी मजदूरी करके मेहनत करके जमीन खरीदता है और पोता उसके अंदर बैठ करके अपने दादा को गाली बकता है। ये उसी तरीके के जो आज प्रधानमंत्री जी ने करा है वो वही कृत्य है। आप देखिए कि आप कांग्रेस की बुराई करते करते लाल बहादुर शास्त्री जो रेल मंत्री रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा जो रेल मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, खड़गे जी, जो भी रेल मंत्री रहे हैं, उनको आपने गाली देने का काम किया है, उनका तिरस्कार करने का काम किया है। अगर आपको ऐसा लगता है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास में सारी एजेंसियां हैं और आपको लगता है कि 2014 से पहले सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ करता था रेलवे के अंदर, तो आप उसकी जांच कराइए और जांच करा करके आप भेजिए। आप देखिए, जब से देश आजाद हुआ है और देश आजाद होने से लेके आज तक एकमात्र यूपीए के कार्यकाल के अंदर रेलवे प्रॉफिट में चला है, उसके ना तो उससे पहले और ना उसके बाद। तो आप उस प्रॉफिट के कार्यकाल को भी आप बोल रहे हैं कि करप्शन हुआ था। आपके कार्यकाल में लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से जब रेल बजट, एक इतना बड़ा बजट हुआ करता था और इतने सारे कर्मचारी हुआ करते थे, तो उसके लिए रेल बजट अलग आता था। आपने आम बजट के अंदर उसको मिक्स कर दिया। आपने राजस्थान के लिए बोल रहे हैं, आपका रेल मंत्री है और आपका रेलवे बोर्ड का साहब, हमने जब यूपीए के समय में जो स्कीम्स लेके आए थे, जो अजमेर, बूंदी और अलग अलग जिले में, आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ऐसे रेल मंत्री और ऐसे बोर्ड चेयरमैन होने से राजस्थान को क्या फायदा है, आप बताइए ना। और मुझे ऐसा लगता है कि देश 2014 से पहले भी भारत था और भारत में तरक्की हुई थी और 2014 के बाद में भी, और लगातार अगले 100, 200, 500 सालों तक, जब हम हो सकता है हम रहे नहीं रहे, लेकिन ये देश उसी तरीके से तरक्की करता रहेगा। अगर आपको किसी के भ्रष्टाचार की बातें पता है या अगर आपको आपत्ति है तो आप उसकी जांच कराइए और जांच कराने के बाद में उसको आप जेल में डालिए। लेकिन सिर्फ आरोप लगा देना, और वो भी लाल बहादुर शास्त्री जैसे जो प्रधानमंत्री भी रहे इस देश के, उनके ऊपर, तो क्योंकि बीजेपी हमेशा से बुराई करते करते कभी पटेल की भी बुराई कर देते हैं, कभी गांधी की बुराई कर देते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की आज तो बुराई कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यही सोच करके बैठे हैं प्रधानमंत्री जी कि देश तो 14 के बाद आजाद हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको उस जो सपना देख रहे हैं उससे बाहर आना चाहिए। पंकज जी, अभी आपने सुना कि हर रेल मंत्री को एक तरह से तिरस्कार किया गया और ये लगता है कि 2014 के बाद ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है, जबकि एक सफर जो रेलवे का रहा है। हाँ, एक बात मुख्यमंत्री ने ट्वीट में की, जो प्रतीक सिंह कह रहे हैं, इनका साफ कहना है कि पहले रेल बजट अलग से आता था जनरल बजट के साथ में, और ये तो वर्तमान सरकार ने किया मर्ज करके। उसके जो रेलवे की एक हैसियत बनी हुई थी, लोगों को इंतजार होता था कि मेरी क्या स्कीम रेलवे में मिलेगी, उसको उसमें मर्ज करके बजट में चंद सेकंड में उसके बजट को पूरा कर दिया जाता है। तो यहां तो चोट वर्तमान सरकार ने की है। देखिए, पहले जब रेल बजट अलग से आया करता था और तो घोषणाएं क्या होती थी, ये 4 ट्रेन बिहार को जाएंगी, ये 5 ट्रेन पश्चिम बंगाल को जाएंगी, ये 3 ट्रेन पूर्वी उत्तर प्रदेश को जाएगी। केवल और केवल रेल बजट का मतलब ये होता था कि बिहार और पश्चिम बंगाल जहाँ से लगातार रेल मंत्री बनते रहे, उनके खुद के क्षेत्र में क्या बेनिफिट पहुंचा, ये एक रेल बजट का उद्देश्य मात्र हुआ करता था। और रेल बजट एक ऐसी परंपरा थी जो अंग्रेजों के ज़माने से हम ढो रहे थे। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी रेल बजट आता था, और वो इसलिए आता था कि उस समय भारत के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेलवे का बजट हुआ करता था। इसलिए उस वक्त एक रेलवे बजट को सेपरेट बजट डालने की परंपरा थी, और वो इसीलिए परंपरा खत्म की गई कि आज भारत चारों ओर तरक्की कर रहा है। अगर उस तरीके से देना पड़े तो हमको कृषि बजट भी अलग से लाना चाहिए। मैं समझता हूँ आईटी का बजट भी अलग से लाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें केवल और केवल जनता को भ्रम में फंसाए रखने के इनके शब्द है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब दूसरी बात, आप कहते हैं आप लाल बहादुर शास्त्री जी की आड़ के अंदर अपने भ्रष्टाचार के कारनामे छुपाना चाहते हैं। मैं आपको एक एक करके गिनाना शुरू करता हूँ। आपके कार्यकाल के अंदर सीके जाफर शरीफ रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था भ्रष्टाचार के आरोप के कारण से। आपके बहुत बड़े नेता हुए पवन कुमार बंसल जी, वो रेल मंत्री हुआ करते, उनका इस्तीफा हुआ भ्रष्टाचार के कारण से। और भ्रष्टाचार के महानायक जो हिंदुस्तान के लालू प्रसाद यादव, वो खुद रेल मंत्री रहे, उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया पूरी दुनिया जानती है। तो ये मत कहिए कि साहब भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। एक सीरियल है पूरी आपके नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार जो किए गए, और जिस भ्रष्टाचार के कारण से भारत की छवि पूरे विश्व के अंदर खराब हुई। और भ्रष्टाचार की जननी तो कांग्रेस है। 1948 में पहला जीप घोटाला हुआ, उससे लेके आप 2G 4G तक आपने लगातार कितने हजारों लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार किए हैं। आपने क्या आज तक उस भ्रष्टाचार के ऊपर आपने कभी श्वेत पत्र जारी किया क्या? या किसी दिन भी आके गांधी परिवार का व्यक्ति बोला क्या कि हाँ नहीं मैं ईमानदार हूं?
आप आपके ऊपर तो अभी तक ये वो अखबार वाला घोटाले का आरोप लग रहा है, जिसके अंदर आपके नेता दोनों जमानत के ऊपर चल रहे। तो ये भ्रष्टाचार तो देखिए कांग्रेस ने ही हिंदुस्तान को सिखाया है। कांग्रेस ने एक परिवार के पोषण के लिए भ्रष्टाचार को इस हद तक नजरअंदाज किया कि आपने मतलब उसको एक कहना चाहिए कॉमन मैनर बना दिया भ्रष्टाचार को। लेकिन एक सवाल है मेरा पंकज जी यहाँ पे कि कुछ कार्यकाल में हिस्सेदारी बीजेपी की भी रही, एक प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2 कार्यकाल किए, पूरे तो नहीं कर पाए, 6 साल उनका रहा, लेकिन आपके भी रहे, तो जिक्र उनका नहीं किया जाता है। 2014 के बाद की बात की जाती है। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, अटल जी की सरकार अपने आप में एक बहुत अद्भुत सरकार थी, उन्होंने बहुत काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो रेलवे के काम होने चाहिए ना योगेंद्र जी, वो कभी नहीं हो पाए जो अब हो रहे हैं। नहीं अब हो रहे हैं। मेरे को लगता है कि आप आज जयपुर के रेलवे स्टेशन पे जाके देखिए, जो सफाई का आलम है वहां पे, मेरे ख्याल से 2014 से पहले तो कल्पना भी नहीं करते होंगे। आज जिस प्रकार से नए रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, अब नए रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट में हमारे राजस्थान के जयपुर के गांधीनगर और खातीपुरा का भी नंबर आने वाला है, जिसके अंदर 100 करोड़ रुपए के रेलवे स्टेशन के ऊपर खर्च हो रहे हैं। और जिस प्रकार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है या चेन्नई का रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट हुआ है, 280 करोड़ रुपए, कहीं 300 करोड़ रुपए। तो ये जो एक विहंगम रूप भारतीय रेलवे का दिखाई देने लगा और एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन और रेलवे स्ट्रक्चर नजर आने लगा है। तो मेरे को लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का कहीं ना कहीं कहने का उद्देश्य यही था, आज हम केवल एक ही रूट पे ट्रेन चला के जनता को भ्रम में नहीं डालना चाहते। आप याद करिए कि 2014 के बाद में कभी भी रेल बजट में कौन सी नई ट्रेन चलाई गई इस पे एम्फेसिस नहीं किया जाता, इसके ऊपर कहीं जोर नहीं दिया जाता। हम सुरक्षा और कहना चाहिए सुविधाओं के ऊपर ध्यान देते हैं, और उसी कारण आज हमारे रेलवे स्टेशन चमक रहे हैं, और उसी कारण आज हमारी ट्रेन टाइम से पहुंच रही है। मैं आपको याद दिलाऊं, 95% ट्रेन परफेक्ट टाइम पे पहुंचती, ये रिकॉर्ड की चीज है। चाहे तो आप आरटीआई लगा के या किसी लोकसभा सदस्य के माध्यम से पता करवा लीजिए, 95% ट्रेन राइट टाइम पहुंचती है। पिछले 8 साल के अंदर अगर ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं तो इक्के दुक्के हुए हैं, जबकि उससे पहले क्या हुआ करता था, एक रूट पे लगा तो ट्रेन पे ट्रेन बढ़ती जा रही है, और आपने ट्रेन पटरी की सुरक्षा की कभी चिंता ही नहीं की। पटरी के कहना चाहिए उसकी चिंता ही नहीं करी कि वो कितनी कमजोर हो गई, वो कितनी मजबूत है, उसके मेंटेनेंस की कभी आपने परवाही नहीं करी। इस कारण से ट्रेन एक्सीडेंट होते थे। अब आंकड़े उठा के देख लीजिए, 2014 से पहले जो ट्रेन एक्सीडेंट होते थे वो बिहार पश्चिम बंगाल के रूट पे होते थे। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेन चला दी और आपने पटरी की मेंटेनेंस की नहीं। और आज स्थिति यह है कि पिछले 8 साल में आप गिनेंगे, आप गूगल करके देखिए, गिनेंगे तो आपको इक्के दुक्के आपको रेल एक्सीडेंट के उदाहरण नजर आएंगे, क्योंकि हमने सुविधा और स्वच्छता पे काम किया। प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे थे अभी आप बीच में। देखिए, वंदे भारत ट्रेन चली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने वंदे भारत ट्रेन का पिछले दिनों जब गुजरात में लॉन्च हुई थी उसका फोटो देखा था कि जब उसका जो इंजन है वो जानवरों के टकराने से डैमेज हो गया था। तो आप इस तरीके की तो वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि बड़ा आप बोल रहे थे कि पे मुकदमा भी दर्ज हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो हो सकता है, इनके टाइम पे सब कुछ हो सकता है। उसके बाद में बहुत बड़ा एक जश्न बना करके गुजरात में गए और जापान के प्रधानमंत्री को भी ले गए कि 2022 तक बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कहां गई वो बुलेट ट्रेन? अरे ट्रेन की पटरियां बिछी की नहीं बिछी वो भी नहीं बता। आप ये बताइए कितना आपका जो यूपीए के कार्यकाल में था, जो लालू जी की जो आप बात कर रहे थे, सिर्फ उनका एकमात्र कार्यकाल ऐसा रहा है आज तक भारत में जहां पे रेलवे प्रॉफिट में थी। आप अपना प्रॉफिट बताइए कितना है? लॉस में, और लगातार लॉस में जा रही है। और इतनी बड़ी आपने देखिए यात्री भाड़ा बढ़ा दिया, माल भाड़ा बढ़ा दिया, आपने प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा दिए, 50-50 रुपए के टिकट जा रहे हैं। आप देखिए कई जगह पर प्लेटफॉर्म के टिकट। आप वंदे भारत, गरीब आदमी वंदे भारत में जा सकता है क्या? 700-800 रुपए की टिकट है। जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए सरकार पैकेट देती है, उस देश के अंदर लोग व्यक्ति 800 रुपए की टिकट खरीद सकता है क्या? तो आपने कुछ तबके के लिए कुछ चीजें बढ़ाई, लेकिन आपने एक बड़ी जनसंख्या को छोड़ दिया, उनके लिए कोई विकास नहीं किया है। और अगर आप रेलवे की अगर आप बात करेंगे तो उसको भट्टा बैठाने का काम आपकी सरकार ने किया है। लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है। आप घाटे की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कुछ मेकअप पाउडर लगा करके आप ये कर लेते हैं कि वंदे भारत चला दी तो रेलवे ने बहुत काम कर लिया। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा कि भारत में जो स्मार्टफोन आए वो कांग्रेस के कार्यकाल के समय आए, तो हम ये बोलते हैं कि नहीं पहले की सरकारों ने तो काम ही नहीं किया। जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी आगे, जब टेक्नोलॉजी आएगी आगे समय के अनुसार, तभी चीजें बढ़ेंगी। आज जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका के लोग अगर गाली देने लग जाए कि भाई तुम्हारे टाइम पे तो कोई स्मार्टफोन था ही नहीं, कोई बुलेट ट्रेन चलती ही नहीं थी,
कुछ आपके रॉकेट जाते ही नहीं थे। तो ये तो आप किस तरीके की मतलब विचित्र बातें कर रहे हैं। जब जो चीज थी नहीं, जो टेक्नोलॉजी थी नहीं, वो टेक्नोलॉजी कैसे आ जाती? जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो इस देश के अंदर भी आएगी और देश तरक्की करेगा, और इस बात को मानना चाहिए। और ये फिर कहूंगा, ये देश 1947 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका है, ये 16 मई 2014 को आजाद नहीं हुआ है। आप मानिए इस बात को, और इस बात को आत्मसात कीजिए कि इस देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। दर्शक, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कुछ जगह पे बात अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हों चाहे केंद्रीय मंत्री हों, एक बात जरूर कहते हैं कि जैसे 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है। ये भी जैसे प्रतीक सिंह कह रहे हैं कि समय के साथ में चीजें बदलती हैं, समय के साथ डेवलपमेंट होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। तो क्या माना जाए इसे? जैसे पंकज जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो डेवलपमेंट है जिस तरह से किया जा रहा है वो 2014 के बाद में किया गया। देखिए, निश्चित तौर पर डेवलपमेंट निश्चित तौर पे अलग अलग समय पर टेक्नोलॉजी आती है, चाहे स्मार्टफोन की इन्होंने बात की या कंप्यूटर के ज़माने की बात की। राजीव गांधी के टाइम लोग कहते हैं कि आईटी का एक सेक्टर आया देश में, और उसके बाद में ये कंप्यूटर वगैरह ये तमाम चीज़ें जो इलेक्ट्रिक सामान थे और वो चीज़ें बढ़ी, लोगों को उसके बारे में जानकारी। हमें भी पता है जब हम छोटे थे तो गाँव में बसें चलती थी, बहुत छोटी छोटी बसें थी, आजकल बहुत बड़ी बड़ी होती। तो समय के साथ तमाम चीज़ें बदलती है। ये कहना कि 2014 के पहले कुछ नहीं था, 2014 के बाद ही हुआ है, या कांग्रेस कहे कि हमने सब कुछ किया है 2014 के बाद कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो देश की तरक्की समय के साथ होती है, योजनाएं आती हैं समय के साथ आती हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जाए कि गरीब और अमीर की खाई, इसको एक कहीं ना कहीं पैचअप करने की आवश्यकता है देश में। क्योंकि ये बात भी इसमें होनी चाहिए कि अब भले ही ये ट्रेन अच्छी है, लेकिन इसमें एक मिडिल क्लास जो फैमिली या जो गरीब तबका उस ट्रेन में सफर नहीं कर पाता। ये सही चीज है। इसमें कोई 800-700 रुपए का टिकट है इस ट्रेन का। अगर वो आदमी दिल्ली जाएगा, ये बिजनेस क्लास जो दिल्ली जाता है सुबह और शाम को लौटना होता है, सुबह एक यहाँ से ट्रेन पहले भी जाती है, उस ट्रेन का किराया उससे कम है, उसमें भी लोग जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, शाम को आते हैं, अच्छी बात है चलाई। लेकिन जो एक गरीब तबका है उसके लिए भी काम होना चाहिए, न कि ये कि एक ही तबके के लिए तमाम चीजें हों कि साहब वही चीजें। आम आदमी, चाहे वो जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक गरीब आदमी अगर माचिस खरीदता है तो टैक्स देता है, वो बड़ा आदमी ज्यादा बड़ा बिजनेस करता है बड़ा टैक्स देता है। तो वो अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग अलग अलग जो व्यक्ति है वो अपना अपना जो अंश है वो देश के नाम देते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन देश की तरक्की में हर किसी का योगदान है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक प्रधानमंत्री का नहीं है, किसी एक सरकार का नहीं है। तमाम लोगों, जो आम आदमी की जो जिज्ञासा इच्छाएं हैं या उसकी जो लाभ की चीजें, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है सरकारों के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी। पंकज जी, यहाँ एक बात कही जाएगी कि हर मन से अभी जैसे कहा जाता ना कि ये डेवलपमेंट वाकई जैसे लगता हो कि 2014 के बाद हुआ है। आपको नहीं लगता है कि समय के साथ चीजें बदलती हैं, वो अवसर आते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वही उसे बनाने की कोशिश करती है। राजीव गांधी के दौर जब प्रधानमंत्री थे, कंप्यूटर आया, उनका बहुत विरोध रहा कि कंप्यूटर के जरिए लोगों की बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लेकिन आज आवश्यकता पड़ रही है। तो जो समय पर जो चीज होगी वो उस तरह से आएगी। या फिर ये माना जा सकता है कि मोदी जी का विजन इतना जबरदस्त रहा कि जो पब्लिक डोमेन में चीजें थी वो बुना नहीं पाई पूर्ववर्ती सरकारें, वो आज कर रहे हैं। योगेंद्र जी, अच्छा और बुरा ये दो तुलनात्मक शब्द है। हम जब अच्छे की बात करते हैं तो हम किसी बुरी चीज से उसकी तुलना करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। 1944 से लेकर 1948 तक 5 देश ऐसे थे जो आजाद हुए या रीजनरेट हुए: जापान, चीन, इजराइल, भारत। अब आप देखिए, चीन आज 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की बुलेट ट्रेन चला रहा है। तो जापान आज 6G की टेस्टिंग कर रहा है। अभी हमारे भारत में 5G अभी कुछ महीनों पहले आया है, जबकि जापान 6G की टेस्टिंग कर रहा है। और आप ये देखिए, हम किस विकास की बात कर रहे हैं। आप कह तो रहे कि 47 से हमने विकास किया, हमने ये वो किया, पर जिन जो 4 देशों के साथ में समानांतर हमने यात्रा प्रारंभ की, आज उनकी तुलना में हम कहां पर हैं ये आपको पता लगेगा जब आप उनसे तुलना करने लगेंगे। ठीक बात है कि आप 47 में आजाद हुए तो आपने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के 20 साल बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले व्यक्ति स्वयं ने ये कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं था। आपने किया, कोशिश किया, परंतु हम
दुनिया की रेस में कहां खड़े हैं ये आज सोचना पड़ेगा आपको। केवल और केवल आप ये कह के कि साहब राजीव गांधी कंप्यूटर लाए, वो टीवी लाए, हो गया, ये सब चीजें देखिए जापान और चाइना की जो टेक्नोलॉजी डिसगार्डेड होती है वो हिंदुस्तान में आती है और उस पर हम छाती ठोकते हैं कि देखो हम स्मार्टफोन लिया है। ये वास्तव में मुझे लगता है कि ये शब्द शर्मिंदगी के शब्द है। आपको अगर कोई बात करनी है तो आप ये बात करिए कि अगर चाइना की 600 किलोमीटर की स्पीड से बुलेट ट्रेन चलती है तो हमारी 720 किलोमीटर की चलेगी, तब हम मानेंगे। और वही विजन लेके आज मोदी जी काम कर रहे हैं और इसीलिए जो अब हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है। मैं आपको मैंने अपनी पिछली लाइन में यही चीज बोली थी कि आज जो अब रेलवे स्टेशन बन रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं। अगर आप उनके अंदर जाके देखेंगे तो शायद आपको यूपीए सरकार के टाइम के एयरपोर्ट भी उनके सामने फीके लगेंगे उन रेलवे स्टेशन के सामने। तो मुझे ऐसा लगता है एक मैं चीज जानना चाहूंगा, आपको नहीं लगता है कि इतने सालों बाद भी हमारे आज भी 3 जिले वंचित हैं, वो नहीं बन पा रहे हैं? अब तो सौभाग्य की बात है कि रेल मंत्री भी हैं और ये लगातार डिमांड, केवल बात अशोक गहलोत की नहीं है, उस क्षेत्र के लोगों की भी है, वहां के सांसद आपकी पार्टी के भी हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टि से दूर हट करके क्या लगता नहीं है कि यहाँ वास्तव में उन जिलों को जोड़ा जाना चाहिए? देखिए क्या कमी निकालना बड़ा आसान होता है, पर कमी के पीछे कारण को आप जानबूझ के छुपा जाते हैं। जैसे अभी प्रतीक जी ने कहा कि साहब बुलेट ट्रेन का है। आपको योगेंद्र ये जान के आश्चर्य होगा कि जब तक वहां शिवसेना कांग्रेस गठबंधन की सरकार रही, आपने जमीन का एक्विजिशन करके नहीं दिया। बुलेट ट्रेन की हमको हवा में चलानी थी। दुर्भाग्य यह है कि आप विपक्ष में होने के नाते दुश्मनी का व्यवहार करते हैं भारत सरकार के साथ में। अगर बुलेट ट्रेन के लिए आपने जमीन एक्वायर करके दी होती तो निश्चित रूप से आज बुलेट ट्रेन चल रही होती। और यही समस्या हमारे राजस्थान की लिए आ रही है। बांसवाड़ा की बात कर रहे हैं, इनके सरकार के टाइम पे वो गंगापुर की एक बात जानना चाहूंगा आपसे सर, बुलेट ट्रेन की स्कीम तो पहला जब बजट आया था उसी दौरान ये सब चर्चाएं होने लग गई थी। उसके बाद में कितने साल से सरकार है अभी वहां पे? 1.5 साल सरकार रही है इनकी। तो अभी फडणवीस साहब मुख्यमंत्री रहे उस बीच, उसके बाद में वापस आपकी अब गठबंधन की सरकार आ गई है। तो इसको तो और फास्ट करना चाहिए क्योंकि मोदी जी का बड़ा विजन है ये। तो केवल इसी को एक ही, अभी आपने कहा कि ऐसे मीन मेक निकालना बहुत सहज बात होती है। कितने से टाइम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे हैं, आप ही की सरकार रही है वहां पे। तो बिल्कुल तो लैंड एक्विजिशन तो आपका काम था। नहीं, देखिए जब हम गुजरात देखिए आपका है, गुजरात में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। महाराष्ट्र मुंबई तक जाने की बात थी। तो जहां गवर्नमेंट आपकी थी, कितने से समय पे के लिए अभी गठबंधन की सरकार रही है? सरकार तो आपकी रही है मैक्सिमम टाइम पे वहां पे। देखिए जब बुलेट ट्रेन की स्कीम्स वगैरह बनी, या उद्धव ठाकरे के टाइम में वो स्कीम आ रही थी और उसी के बाद साथ ही उसको खत्म कर दिया गया। तो काम ही चालू नहीं हुआ गुजरात में, काम चालू नहीं हुआ अभी तो। सर आप जाके देखिए गुजरात में काम बिल्कुल, हमने तो देख लिया। लगभग पूर्ति होने वाली मैं है। सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं, देखिए केवल दूसरे के सीट ठीकरा पोड़ना, दो बातें हो सकती हैं। मैं किसी से पूछा था कि जिन लोगों के लिए, जिस एलिट क्लास के लिए बुलेट ट्रेन चलाना चाह रहे थे मोदी जी, शायद फीडबैक ही आया बहुत महंगा सौदा है, लोग उसी समय में उतने से कम पैसे में एयर टिकट लेकर के चले जाएंगे। इस वजह से शायद मुझे जो लगता है कोई राजनीति को नहीं और नफा नुकसान दोनों देखा भी जाना चाहिए। बात खिलौने की नहीं है। जो चीज आपको लगता है कि बहुत भारी भरकम अगर लॉस का सौदा है तो कोई ज्यादा बड़ी समझदारी भी नहीं है उसमें कि आपके पास में ऑलरेडी वही कितना अच्छा रूट बना हुआ है, आप एयर टिकट से और जल्दी पहुंच सकते हैं, कम पैसे में पहुंच सकते हैं। तो वंदे भारत की भी जैसे बात कर रहे हैं कि चलिए 1 घंटे जल्दी है, लोगों को एंजॉय करेंगे, चेयर कार है उसमें, सारी बातें ठीक है, लेकिन अभी भी शताब्दी है, दूसरी चीजें हैं। फिर इतना अच्छा ट्रैक बन गया है कि आप यहां से दौसा जाइए और दौसा से सीधे दिल्ली चले जाइए, एक बहुत सारी चीजें। तो वंदे भारत भी अभी कितनी क्या सक्सेसफुल हो पाएगी ये देखने वाली बात है। क्योंकि जो अजमेर से दिल्ली जाएगा, क्योंकि पैसा पैसा होता है, हर व्यक्ति उसकी ओर देखना भी चाहता है। मैंने अभी हमारे संवाददाता जो हैं वो इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि कुछ लोगों से बात करिए, तो कुछ लोगों ने बात कही कि टिकट थोड़ा महंगा होगा क्योंकि कम पैसे के अंदर दूसरी ट्रेन से भी जा सकता है, 1 घंटा लेट ही तो होगा, उसको मैनेज, डबल डेकर ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर ये कहकर के उसे रोकें कि नहीं वंदे भारत अजमेर से और वहां पर कोई अच्छी बनी है, बहुत सारे लोग उसे एंजॉय भी करना चाहेंगे, जाएंगे भी। तो पंकज जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि कुछ चीजों के अंदर पार्टी लाइन से अलग हमें सोचना होगा और वास्तव में अगर महंगा सौदा है बुलेट ट्रेन तो नहीं चलानी चाहिए, किसी दूसरे शहर को उससे जोड़ना चाहिए।
नहीं, पर क्या हम डेवलपमेंट को इसलिए रोकते हैं कि नहीं साहब, विपक्ष ने इसमें कई मीन मेक निकाल दिए है। आप जब यूपीए की जिसकी तारीफ कर रहे हैं, जिस लालू प्रसाद जी की तारीफ कर रहे हैं, उस वक्त 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चला करती थी और आज हमारी 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ रही है। तो क्या ये इसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे? या आपको ये लगने लगा कि नहीं साहब 110 किलोमीटर चलने से तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, इसलिए नहीं चलना चाहिए? देखिए, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है और जो 2014 के बाद में बहुत तेज गति से हुआ है, ये केवल और केवल अपना खुद का मजाक उड़ाना है कि 1947 में भारत आजाद हुआ था, 2014 में नहीं हुआ। निश्चित रूप से 1947 में भारत आजाद हुआ था, पर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस जो ये खारिज नहीं कर रहे हैं। वर्तमान सरकार के डेवलपमेंट को कांग्रेस के प्रवक्ता खारिज नहीं कर रहे हैं सर। उनका सिर्फ ये कहना है कि डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है, हर समय हर सरकार जैसे अवसर आता है, टेक्नोलॉजी आती है, उसी के साथ में चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। उनका ये कहना है। मैं यही कह रहा हूं कि डिसगार्डेड टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आती थी। हम जिस देशों के साथ में हमने यात्रा प्रारंभ की समानांतर रूप से 1947 में, आज वो देश कहाँ है? आप ये देखिए, मैं फिर वही लाइन दोहराता हूं, जापान 6G की टेक्नोलॉजी की ट्रायल कर रहा है और हम अभी 5G पे अटके पड़े हैं। मेरे जयपुर के अंदर वो 5G आ चुका है, परंतु 5G की स्पीड क्या है आप और हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो डिसगार्डेड टेक्नोलॉजी के पर हम क्यों गर्व करते हैं? मेरा आप लोगों से यही प्रश्न है। 5G तो लेकिन अभी आप लोग लेकर के आए हैं, अपनी सरकार पे ये सीधे वो कर रहे हैं। मैं सरकार पे, आपकी मेरी सरकार आपकी 4G की आप स्पीड नहीं ला पा रहे हैं। आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में देखिए 4G की स्पीड क्या है और हिंदुस्तान में क्या है। मैंने 2011 में गाड़ी खरीदी थी, उसमें ब्लूटूथ नहीं आता था क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज मैंने गाड़ी खरीदी, ब्लूटूथ आ रहा है, तो अब मैं ये बोलूं कि नहीं वो तो गाड़ी खराब थी उस टाइम की? अरे साहब, टेक्नोलॉजी नहीं थी इसलिए 70 किलोमीटर चलती थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई इसलिए 110 किलोमीटर चल रही है। अब कैसे मजाक कर रहे हैं आप बोलेंगे 40 किलोमीटर चलती थी, आज 600 किलोमीटर की स्पीड से क्यों चल रही है? तो आपकी तो आई नहीं रही ना, वो आपकी तो 600 किलोमीटर चलने वाली आ रही है। मुझे बताइए ना, मैं तो डेवलपमेंट कहाँ लग रहा है, मैं तो बताया ना। आपने फोटो देखी थी, आपने फोटो देखी थी वंदे भारत की गुजरात में जो जानवरों से टकरा गई थी? बिल्कुल सब। क्या फिर आप बताइए, तो ये पहले कभी ऐसा हुआ है जानवरों से टकरा करके इंजन टूट गए? कांग्रेस वालों ने इसको, अरे इंजन टूट गए कभी हुआ है क्या ऐसा? कभी पहले फोटो दिख रहा हूँ, इंजन कभी नहीं टूटा। आप बताओ कैसी बातें कर रहे हैं? जानवरों पे केस हो जाते हैं, केस जानवरों पे क्यों हुआ? जब नहीं टूटा तो फिर जानवरों पे केस क्यों हुए? क्योंकि रेल पटरी कैसे हो गए होती आपके भैंसों पे अगर आप केस कर रहे हो? कैसी सरकारें चल रही है? देखिए कैसी सरकारें चल रही है कि भैंसों के ऊपर आप केस केवल आप अपनी हंसी, आपने खुद ने बोल दिया आपकी 5G की स्पीड नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? सरकार आपकी है 9 साल से, माफी चाहूंगा सरकार की स्पीड नहीं आ रही, उसके लिए भी विपक्ष, उसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार होंगे। समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, अपनी अपनी बात है, अपना अपना नजरिया है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि स्पीड विकास की किसी के कार्यकाल में ज्यादा हो सकती है, किसी के में कम हो सकती है। विकास हर गवर्नमेंट करती है, इसे हम खारिज नहीं कर सकते। लेकिन ये बात ठीक है कि आपका विजन है कि स्पीडली आप काम कर सकते हैं, किसी चीज को कोई जल्दी कैच करता है, कोई देखता है कि स्लो प्रोसेस में चलता है। खैर चलिए, लेकिन वंदे भारत में जो यात्रा कर रहे हैं और वंदे भारत राजस्थान को मुबारक हो, लेकिन सियासी पारा आने वाले दिनों में यही नहीं थमेगा, कुछ और भी मुद्दे होंगे जो जल्द हम आपके पास में लेकर के पहुंचेंगे। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।